हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले हमने सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था और आज हम आपके फैक्टर इफेक्टिव सप्लाई को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जैसे आपने डिमांड में पढ़ा था ना कि डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वैसे ही सिमिलरली आपकी सप्लाई को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि सप्लाई का पहला फैक्टर जो कि हमने उसकी मीनिंग में भी देखा कि सप्लाई क्या होता है। जो कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक सप्लायर विलिंग है सप्लाई करने के लिए एट अ डिफरेंट प्राइस, है ना, अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी एक इंडिविजुअल सप्लायर या ग्रुप ऑफ सप्लायर रेडी है बेचने के लिए, विलिंग है बेचने के लिए एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो आपने देखा था कि प्राइस वाला फैक्टर तो आ ही रहा था कि प्राइस बताएगा कि कितनी सप्लाई वो देंगे। तो उसी से हमारा पहला फैक्टर जो डराइव होगा ना वो होगा आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब हमारे कमोडिटी का प्राइस क्या है वो डिटरमाइन करेगा। मान लो मैं जो कमोडिटी बना रही हूँ, मैं ये पेन बना रही हूँ, अगर इस पेन का प्राइस बढ़ रहा होगा मार्केट में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सप्लाई ज्यादा कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्राइस पे बेचूंगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। और मान लो वही इसकी सप्लाई, वही इसका प्राइस गिरने लग जाएगा तो फिर इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉस में कौन बेचना चाहेगा, है ना। तो प्राइस जो होता है ना कमोडिटी का, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सप्लाई का। अगर प्राइस हायर है तो सप्लाई ज्यादा होगी, अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर क्यों सप्लाई ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एट अ हायर प्राइस दे विल अर्न हायर प्रॉफिट, सो वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। जब प्राइस गिर जाता है तो सप्लाई गिर जाती है। तो ये पहला फैक्टर हो गया जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। इसी के साथ तुम्हारा दूसरा फैक्टर आएगा प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। मान लो मैं ये कमोडिटी बनाती हूँ पर मुझे पता चला कि इसकी जो डिमांड है वो इतनी नहीं है, मतलब मैं डिमांड पे नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें सप्लाई बढ़ा रही तो प्राइस से ही कनेक्ट करूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते फिर से। तो पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा है तुम्हारा प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। मान लो मैं ये पेन बनाती हूँ, ठीक है, और मुझे पता चला कि मार्केट में इस पेन की नहीं बल्कि जो दूसरा तुम्हारा कमोडिटी है, जैसे मान लो पेंसिल है, उसकी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करी जिसकी वजह से उसके प्राइस जो है वो मार्केट में ज़्यादा जा रहे हैं, सपोज कर लो, है ना। तो उसका प्राइस बढ़ रहा है और मार्केट में वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है अगर मैं उसको बनाकर सप्लाई करूँ। तो मैं क्या करूँगी, उस प्रोडक्ट पे स्विच कर जाऊंगी और इसका प्रोडक्शन अभी लिमिट कर दूंगी, है ना। तो वही होता है, वही है तुम्हारा दूसरा फैक्टर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। सप्लाई जो होती है ना कमोडिटी की, वो दूसरे कमोडिटी के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। खुद देखे उगते होगे तुम कि जो फार्मर होते हैं ना वो देखते हैं कि किसका प्राइस मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। मान लो चावल का चल रहा है तो वो सोचते हैं कि चावल उगाएंगे, है ना। गेहूं का चल रहा है तो वो सोचते हैं गेहूं उगाएंगे। मतलब वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी और कमोडिटी है जिसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है, जिसमें वो स्विच कर सकते हैं हाइयर प्रॉफिट कमाने के लिए और उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बोलता है कि सप्लाई जो होती है ना कमोडिटी की, वो दूसरी कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर प्राइस जो है दूसरी कमोडिटी का वो बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर को क्या लगेगा कि वो वाला बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना, और वो उसी कमोडिटी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और उसकी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो जो सप्लाई जो एग्जिस्टिंग कमोडिटी वो पहले बना रहा था, है ना, उसका क्या होगा मैम, तो उसकी बेटा सप्लाई ऑफ कोर्स गिर जाएगी क्योंकि वो तो दूसरे पे स्विच कर गया है, ठीक है। तो अगर प्राइस अदर कमोडिटी का गिर जाता है और मैम अगर उस कमोडिटी का जिसपे वो स्विच कर गया था उसका प्राइस गिर जाएगा, फिर वो वापस से उसी कमोडिटी पे आ जाएगा जिसको वो पहले बना रहा था, है ना। तो उसकी कमोडिटी की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सप्लायर जो होते हैं ना वो देखते हैं कि मार्केट में जो कमोडिटी वो बना रहे हैं उनके प्राइस ज़्यादा चल रहे हैं या कोई दूसरी कमोडिटी है उसके प्राइस ज़्यादा चल रहे हैं। अगर उसके चल रहे होंगे ज़्यादा अदर कमोडिटी के, तो हम उस पर स्विच करके उसकी सप्लाई इंक्रीज करेंगे और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम पहले बना रहे थे उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट आपने देखा कि सप्लाई का दूसरी कमोडिटी के प्राइस से रिलेशन है। सेम वाइस एंड वर्सा हमने पढ़ा कि अगर दूसरी कमोडिटी जिस पे हम स्विच कर गए थे उसके प्राइस फॉल होने लग जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर सप्लायर बैक टू अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे आ जाएगा जिसके प्राइस उसके कंपैरेटिव ज़्यादा है और उसकी सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ना तुम्हारा, वो आता है गोल ऑफ द फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी उसकी सप्लाई को अफेक्ट करता है। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, तो मैं क्या करूंगी, मेरा फोकस होगा कि यार ये काम करते अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है तो एक काम करो, कम क्वांटिटी बनाओ लेकिन अच्छे प्राइस पे बेचो, हाइयर प्राइस पे बेचो, है ना, जिससे हमारा मार्जिन इंक्रीज हो जाए।
बट उसी एंड पे अगर मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं बल्कि सेल मैक्सिमाइजेशन का है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है, फिर क्या करूँगी, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करूँगी लोअर प्राइस पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का शेयर कैप्चर हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी डिपेंड करेगा। सप्लाई जो होती है कमोडिटी की वो फर्म के गोल्स पे भी डिपेंड करती है कि उनका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन का है, ये भी उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ और फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर इज योर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं गुड्स को बनाने के लिए, मान लो अगर उनके प्राइस ज़्यादा चले गए, ठीक है, मैं सप्लायर हूँ और मैं इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक वगैरह है ना ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, मान लो इसके दाम बहुत ज़्यादा हो गए इसके रॉ मटेरियल के, तो तुमको क्या लगता है मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाऊंगी कि नहीं बढ़ाऊंगी? ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो तुम्हें पता है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कम हो जाएगा। मेरी कॉस्ट तो बढ़ गई लेकिन मान लो वही प्राइस है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसके कंपैरेटिव क्या होगा, कम होगा। पहले मैं इसको बनाती थी 5 रुपए में, बेचती थी 10 में, मुझे 5 का प्रॉफिट मिल रहा था। अब प्राइस बढ़ने की वजह से मैं इसको बना ही 8 रुपए में पा रही हूँ, बेच 10 मेरे, तो मुझे 2 का मिल रहा है प्रॉफिट। तो मैं क्या करूंगी एज अ सप्लायर, इसकी सप्लाई क्या कर दूंगी, अभी कम कर दूंगी क्योंकि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। और जब मैं देखूंगी कि प्राइस रॉ मटेरियल के कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, मुझे पड़ता पड़ रहा है, प्रॉफिट मेरा बन रहा है, तो फिर मैं इसकी सप्लाई इंक्रीज कर दूंगी। तो ये है तुम्हारा नेक्स्ट फैक्टर कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन्फ्लुएंस होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस से। अगर प्राइस जो है फैक्टर प्रोडक्शन के वो गिर जाए मतलब कम हो जाए, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और इसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के कमाने के चक्कर में उसकी सप्लाई बढ़ा दूंगी। बट अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, तो ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा ना प्रोड्यूस करूंगी और मैं उसकी सप्लाई भी कम कर दूंगी क्योंकि फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम्हारे जो टेक्नोलॉजी का स्टेट है ना, एज अ सप्लायर तुम गुड्स बना रहे हो मान लो, तो तुम टेक्नोलॉजी यूज़ करते होगे, मशीन यूज़ करते होगे। मान लो अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ना, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से तुम्हारा प्रोडक्शन और ईजी हो गया, तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। पहले जो काम मान लो 10 लेबर करते थे तो उनको 10-10 हज़ार की सैलरी देते थे, 1 लाख खर्च करते थे, वही आज को एक काम टेक्नोलॉजी आने की वजह से एक ही मशीन और एक लेबर के साथ हो जा रहा है। मेरी कॉस्ट उसको देने की लेबर की क्या हो गई, कम हो गई, और मशीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं सालों में करूँ तो वो भी मुझे कम आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, मुझे अब गुड्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कम देनी पड़ रही है जिससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन अगेन बढ़ जाएगा और हायर प्राइसेस पे जब प्रॉफिट मार्जिन मेरा बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं इसकी सप्लाई क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव या एडवांस होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और हम अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाने के चक्कर में सप्लाई को बढ़ा देते हैं। बट वहीं अगर मेरी टेक्नोलॉजी ओल्ड है, इंफीरियर है ना, जिससे मेरी कॉस्ट बढ़ रही है फालतू में, तो ऑफकोर्स एक सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई कम ही करेगा क्योंकि फ़ायदा उसमें उसको हो नहीं रहा है। नेक्स्ट इज योर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स कितने हैं ये भी डिपेंड करेगा सप्लाई। मान लो एक मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर है, बहुत सारी फर्म है जो प्रोडक्ट बेच रही है इस पेन को, तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मान लो बहुत कम फर्म है जो इसको बेच रही है तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब कितने प्रोड्यूसर्स हैं, कितने सप्लायर्स हैं, वो भी तुम्हारी सप्लाई को डिटरमाइन करेगा। बहुत ईजी है ये। मार्केट सप्लाई नंबर ऑफ फर्म्स पे भी डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाएंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने एक चीज़ देखी होगी कि जब किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना, तो वहाँ पे सारे लोग घुसने शुरू कर देते हैं। मतलब सारे लोग सोचते हैं कि हम भी यही बनाएंगे, हम भी यही बनाएंगे। मान लो किसी गांव है वहाँ पे समोसे का चलन बहुत चल गया, तो तुम देखोगे कि हर दूसरा बंदा समोसा बनाना शुरू कर देगा, मतलब सप्लाई बढ़ा देगा, है ना। इसलिए सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जहाँ पे भी प्रॉफिट का, यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है लोगों का, तो वो भी एंटर करते हैं, वो भी कूदते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, सप्लायर बढ़ जाएंगे और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। बट वही अगर लॉस हो रहा है किसी इंडस्ट्री में तो लोग एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई नहीं खरीदता, हम भी नहीं बेचेंगे, ठीक है, और फिर उसकी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि तुम वाले ई रिक्शा देखते होगे, ई रिक्शा लोग अब ज़्यादा बनाने लगे। पहले जो रिक्शा चलते थे, जो लोग चलाते थे, वो उनकी सप्लाई कम हो गई। क्यों? क्योंकि पता है कि इस इंडस्ट्री में कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कोई खरीदेगा नहीं, तो बनाने का भी क्या मतलब है तुम्हारा, है ना। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे प्रोड्यूसर कितने, ज़्यादा होंगे सप्लाई ज़्यादा होगी, कम होगी तो सप्लाई कम होगी। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। प्राइस को लेके सप्लायर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है।
अच्छा, ये तो तुम्हारे साथ भी होता होगा कि जब तुम्हें लगता होगा कि किसी का प्राइस, किसी प्रोडक्ट का प्राइस आगे बढ़ने वाला है ना, किसी प्रोडक्ट का प्राइस आगे तुम्हें ऐसे लग जाता है कि अब बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला, तो तुम क्या करते हो, पहले से ही उसको लेके खरीद के रखने लग जाते हो, है ना। ये तुम्हारा केस है, बट हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि सप्लाई जो होती है ना कमोडिटी की, वो प्राइस पे, ठीक है, जो सप्लाई होती है कमोडिटी की वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस पे तो डिपेंड करती है, लेकिन हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस को लेके, उस पर भी डिपेंड करेगी। अगर सेलर एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस जो है वो फ्यूचर में बढ़ेंगे, है ना, प्राइस जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज होंगे, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई प्रेजेंट सप्लाई को रिड्यूस करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता है ना फ्यूचर में बढ़ेगा, तो भाई मैं फ्यूचर में बेचूंगा, है ना, तब मुझे ज्यादा फायदा होगा, अभी कम प्राइस में क्यों बेचेगा। तो वही होता है, सप्लाई देखता है अगर उसको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो अभी करंट सप्लाई को रिड्यूस कर देता है, और अगर उसको एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होंगे, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, फ्यूचर में प्राइस गिरेंगे तो नुकसान ही तो होगा। तो अभी करंट प्राइस में जो प्राइस चल रहा है ऑफ कोर्स फ्यूचर कंपैरेटिव हाई होगा, तो उसमें वो अपना जो भी स्टॉक होल्ड करके रखा उसको निकाल के बेचना शुरू कर देगा। तो समझ में आया, एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस को लेके, वो भी इफेक्ट करेगी। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो मैं अभी सप्लाई लिमिट करूंगी, और अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल करेगा तो मैं अभी सप्लाई को इंक्रीज करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या टैक्सेस दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, वो भी हमारे सप्लाई को इफेक्ट करता है। देखो, अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और हमने देखा कि जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और तुम सप्लाई कम कर देते हो। वैसे ही अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, है ना, तो फिर तुम क्या करोगे, तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, भाई सब्सिडी दे रही, छूट मिल रही, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जब कम होगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो हाइयर प्रॉफिट में कौन नहीं बेचना चाहता, तुम अपनी सप्लाई बढ़ा दोगे। तो ये ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है टैक्सेस एंड सब्सिडी का, कि ये भी सप्लाई पे पूरा इफेक्ट डालते हैं। अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो फिर तुम्हें मैंने इम्पैक्ट बताया ही, और हायर कॉस्ट होगी तो प्रॉफिट कम होगा, जिससे तुम सप्लाई डिक्रीज कर दो, और सब्सिडीज में इसका उल्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर बेसिकली बेटा जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है ना, उनकी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, नेचुरल क्लैमिटीज हो गई, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सोचो ना, तुम एग्रीकल्चर कमोडिटी बना रहे हो, ठीक है, तुम्हारे जो सप्लाई वो किस पे डिपेंड करती है कि रेनफॉल कैसी है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, नेचुरल क्लैमिटीज तो कोई नहीं हो रही है ना, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है उस फसल के लिए या नहीं। अगर सब फेवर में होगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, बट वही अगर चीजें खराब हो जाएंगी, सब रेनफॉल नहीं होगी, फसल नहीं उगेगी, तो ऑफ कोर्स बेटा सप्लाई कम होगी। तो ये भी तुम्हारी सप्लाई को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो फैक्टर है तुम्हारा वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी तुम्हारी सप्लाई को इफेक्ट करता है। अभी तुम्हें आ रहा होगा कि ये कैसे इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी सबको तो भी वो रिलेटिंग हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, बट ट्रांसपोर्टेशन का क्या कनेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, सप्लायर क्या करता है, मार्केट में प्रोडक्ट को लाएगा तभी तो बेचेगा, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छे से है, अवेलेबल है, तो ये जो सप्लाई है ना वो स्मूथ हो जाएगी, मार्केट में प्रोडक्ट आ पाएंगे और सप्लाई बढ़ के वो बिक पाएंगे। बट वही ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो तुम्हें पता है कि वो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। सिमिलरली जो तुम्हारा कम्युनिकेशन है, अगर वो अच्छा है, फार्मर्स को मार्केट की अपडेट मिलती रहती है, उसको पता रहता है कि अभी मार्केट में प्राइस ज़्यादा चल रहा है, अभी बेचने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो ऑफकोर्स वो सप्लाई बढ़ेगा। बट अगर उसे अपडेट नहीं मिल रही है, देन उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो फिर ऑफ कोर्स वो अंदाजे लगाएगा, हो सकता है प्राइस ज्यादा हो और कम सप्लाई कर रहा हो, प्राइस कम हो तो ज्यादा सप्लाई करो। तो मार्केट में ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन, उसकी सुविधाएं कैसी है, वो भी तुम्हारा इफेक्ट करेगा सप्लाई को, ठीक है। अब हमने ये जो पढ़ा था ना तुम्हारा कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये जो रिलेशनशिप है सप्लाई का और बहुत सारे फैक्टर जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, उसको हम जस्ट लाइक डिमांड फंक्शन, इसको हम बोलते हैं सप्लाई फंक्शन, ठीक है, सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। दैट इज सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स, किसके किससे इफेक्ट होती है, फैक्टर दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस, टेक्नोलॉजी, goals of producer, expected future price of commodity and GP that is government policy। ये थोड़ा सा तुम्हें फंक्शन ये ऐसे टेबल जो रिलेशन है ना उसको याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तो अच्छा लगेगा।
ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपके सप्लाई शेड्यूल पे। हम पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल क्या होता है और सप्लाई कर्व क्या होता है ना। जैसे तुमने डिमांड में पढ़ा था, ये कुछ नया नहीं है बेटा, ये वही है जो हम पढ़ के आए हैं, बट हमने वहाँ पे डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था और अभी हम सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। देखो, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। तुम्हें भी पता है कि शेड्यूल मतलब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में मैम रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पे हम प्राइस और डिमांड को करते थे, यहाँ पे हम प्राइस और सप्लाई को करेंगे। तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो क्या शो करता है? वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज सप्लाई की तो मीनिंग है ये क्या शो करेगा? एक टेबल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक सेलर या प्रोड्यूसर विलिंग है, मतलब बेचना चाह रहा है, प्रोड्यूस करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, किस पे? अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक फर्म है, सप्लायर है, वो प्राइस 2 रुपए के प्राइस पे 20 यूनिट सप्लाई करने को रेडी है, 4 रुपए के प्राइस पे 60 यूनिट रेडी है, 6 रुपए के प्राइस पे 100 यूनिट रेडी है बेचने को। तो ये क्या है? अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी एक सप्लायर रेडी है, विलिंग है सेल करने के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ प्राइस। इसका जो टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो होता है मेरा सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको याद रखना है कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है, जैसे डिमांड में तुमने पढ़ा था इंडिविजुअल एंड मार्केट, वैसे ही सिंपल है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जब हम एक सप्लायर की बात करेंगे, है ना, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का ऐसा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो शो करता है अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर, ये कीवर्ड है, अलग अलग प्राइस पे बेचने को तैयार है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और मार्केट क्या होता है? जहां पे ऐसा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जहां पे हम शो करते हैं वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो ऑल प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर मिलके विलिंग है सेल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कैसे निकलता है मैम? जब तुम इंडिविजुअल सप्लाई को जोड़ दोगे तो तुम्हारी मार्केट सप्लाई आ जाएगी, है ना। जैसे 2 रुपए के प्राइस पे फर्म ए 10 यूनिट बेचने को तैयार है, फर्म बी 20 यूनिट बेचने को तैयार है, तो मार्केट में 2 ही तो सप्लायर हैं, तो मार्केट की टोटल सप्लाई क्या होगी? 10 और 20, दैट इज 30 यूनिट। सिमिलरली अगर हम 5 रुपए के प्राइस पे देखें तो सप्लायर जो फर्म ए है वो 40 यूनिट बेचने को तैयार है, बी 50 यूनिट को बेचने को तैयार है, तो मार्केट में कितनी सप्लाई हो रही है? 90। तो ये क्या है? ये जो तुम्हारा मार्केट सप्लाई है वो क्या शो करता है? रिलेशन शो करता है प्राइस और सारे सप्लायर जो उस प्राइस पे अलग अलग कमोडिटी बेचने को तैयार है उसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको बेटा याद रखना है सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होता है? इसी टेबल को जब तुम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हो तो तुम सप्लाई कर्व बना लेते हो, है ना। तो सप्लाई कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई शेड्यूल का। मैम कैसे बनेगा? बनता कैसे है बेटा? जो भी तुम्हारे ये पॉइंट्स हैं, है ना, ये 2 पे 2 रुपए के पे 20 यूनिट देगा, 3 पे 40 देगा, इसको ऐसे से प्लॉट कर लो और इन पॉइंट्स को जब तुम जोड़ते जाओगे, इस लोकस को जोड़ते जाओगे, जो लोकस बन रहा है इन पॉइंट को जोड़ते हुए, यही तुम्हारा क्या है? सप्लाई कर्व है ना। तो लोकस ऑफ दोस पॉइंट विच शो वेरियस कमोडिटी ऑफ कमोडिटी जो प्रोड्यूसर विलिंग है सेल करने में अलग अलग प्राइस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये बेना बन के आता है सप्लाई कर्व। इसके भी 2 टाइप हैं, तुम डिमांड पढ़ के आए तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके भी 2 टाइप है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या? वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो इंडिविजुअल वाले सप्लायर का था, है ना। यहाँ पे हम वेरियस कमोडिटी शो करते हैं जो इंडिविजुअल सेलर विलिंग है सेल करने को अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, है ना। उसके सारे पॉइंट को जोड़ के बना दूंगी तो मेरा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आ जाएगा। और वही मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? मार्केट सप्लाई कर्व शो करता है बहुत सारी कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो बहुत सारे सेलर मिलके विलिंग है बेचने को अलग अलग प्राइस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मेरा मार्केट सप्लाई करवाएगा। एक चीज याद रखना कि मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है, ज्यादा चपटा होता है एज कंपेयर टू योर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये ना 2 सप्लाई को जुड़ के आता है। तो तुम खुद सोचो कि वहां पे 2 रुपए पे सेलर 20 यूनिट बेचने को तैयार था ए, और बी जो है मान लो 30 यूनिट बेचने को तैयार था, बट मार्केट में उस 2 रुपए की कितनी आ रही? 50 यूनिट। तो यहाँ पे क्या है? जो प्रपोर्शन है ना प्राइस का सप्लाई के में वो ज्यादा है तुम्हारा इन केस ऑफ मार्केट, है ना। इसलिए तो वही बोल भी रहा है, अ गिवन चेंज इन प्राइस कॉस्ट लार्जर प्रपोर्शन चेंज इन टोटल मार्केट सप्लाई देन सप्लाई ऑफ सिंगल फर्म।
जैसे तुम्हें खुद बताती हूँ, देखो जैसे 2 में 10 यूनिट बेच रहा है, बट यहाँ पे तुम देखो 2 पे 30 यूनिट, जो क्या है इन दोनों के कंपैरेटिव 2 रुपए के प्राइस में क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा प्रपोर्शन शो कर रहा है प्राइस और सप्लाई के रिलेशन में। इसी वजह से तुम ये देख भी पा रहे हो कि ज्यादा क्या है, लिटा हुआ बना है ना। इन लोग को देखो उसके कंपैरेटिव उतने लेटे नहीं है जितना ये, क्योंकि ये दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। तो ऑफकोर्स जो भी चेंज आ रहा होगा सप्लाई और प्राइस में, वो इन दोनों की कंपैरेटिव इसमें हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 की कंबाइंड यूनिट से हमारी सप्लाई बनी है। राइट स्टूडेंट्स, तो बस तुमको यही याद रखना था इसमें कि फैक्टर्स कौन से हैं, सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल, मार्केट। तुम्हें अगर सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल याद हो गया तो इंडिविजुअल में 1 लगा देना और उसमें ऑल लगा देना, काम तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, सो हमने इसको डिस्कस किया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।